हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। और जैसे कि आप आज देख रहे हो, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग में हम देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम में मत खो जाना सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन का है। तो ये जो पूरा खेल होगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का होगा, और बिल्कुल डरिएगा नहीं और अंत तक बने रहिएगा। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, नाम में मत खो जाना सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन का है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग, जैसे मान लो कोई दो एटम है ए और बी, अगर ए बी के साथ जुड़ रहा है तो कैसे जुड़ेगा? ऐसे कि मतलब हाथ पकड़ के जुड़ गया? नहीं, एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। दैट मीन्स अगर ए बी के साथ जुड़ रहा है तो कोई एक फोर्स है। तो इसको देखिएगा क्या कहते हैं, डिफिनेशन लिखिएगा, अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड्स द, देखिएगा, अट्रैक्शन फोर्स which holds the constituent particles, atom, ion or molecules. दिस इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड्स। जैसे मान लो अगर NaCl बनाता है तो आप जानते हो कि NaCl बनता है तो Na प्लस एंड Cl माइनस। दैट मीन्स Na अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है किसकी तरफ? Cl की तरफ, और ये बना लेता है क्या? NaCl। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बॉन्ड्स तीन टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज कुछ बचपन से बड़ी ऊपर की बातें करेंगे हम। सबसे पहला बॉन्ड है जो आपका, वो है आयनिक बॉन्ड। दिस वन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आइए बात करते हैं क्या होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड लिखिएगा, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज दैट Na है, Na अपना क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसको एक्सेप्ट करने वाला कौन है? Cl माइनस। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? Cl माइनस, दैट इज कॉल्ड NaCl। NaCl बना लेगा। और ये जो NaCl होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लैटिस टाइप होता है। लैटिस टाइप क्या होता है? आप लिखिएगा पॉइंट, लैटिस। इन एन आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म ए लैटिस in which one ion is surrounded by a certain number of opposite ion। जैसे हमको पता है कि CsCl एक कंपाउंड होता है। ये अगर अपना लैटिस बनाएगा, CsCl अगर अपना लैटिस बनाएगा, तो जैसे जो Cs होता है, Cs ये अप्रॉक्स 8Cl माइनस को अपने चारों तरफ अराउंड करता है। दिस इज द अपोजिट चार्ज। HCl माइनस को अपने तरफ क्या करता है? सराउंड करता है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? CsCl लैटिस। तो इसी वजह से जो है इसको बोलते हैं लैटिस फॉर्मेशन। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें एक पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है दूसरे पार्टिकल की तरफ। दैट मीन एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी, मतलब देयर इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं कंडीशन टू फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। कंडीशन देखते हैं हम, कंडीशन टू फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट है, देखिए, जब आपका Na प्लस बना रहा है,
दैट मीन्स Na को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज करना होगा, मतलब जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतनी तेजी से क्या बनेगा, आपका Na+ बनेगा। इस बात को आप समझ रहे हो? जब Na+ बना लेगा, इसका मतलब क्या होगा, जब जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही लो होगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो ऑफ द मेटल, मतलब मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे Cl- है, Cl है, ये Cl- कब बनाएगा, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका Ea उतना ही क्या होगा, हाई होगा। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो दो बातें हमने किया, पहला क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो, दूसरी Ea क्या होनी चाहिए, हाई, और थर्ड बात करते हैं हम। थर्ड इसने क्या बनाया है, थर्ड इसने बनाया है लैटिस, तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लिखिएगा द लैटिस एनर्जी ऑफ द लैटिस फॉर्म शुड बी हाई, मतलब लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। मतलब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर Na ने Na+ बनाया है, Cl ने Cl- बनाया है, तो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। दैट मीन्स लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है आयनिक बॉन्ड के बनने की। बहुत सारी कंडीशन बुक्स में दी हुई होती हैं, पर जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात करते हैं। वो तीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल Na+ का फॉर्मेशन है, सेकेंड इज Cl- का, एंड लैटिस एनर्जी शुड बी क्या होनी चाहिए, हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आइए बात करते हैं हम कि जैसे हम बात करेंगे नोट पॉइंट की, एक नोट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा द आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब आयनिक बॉन्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन से फॉर्म हो सकता है। रीजन इसका नॉन रिजिड होता है, क्योंकि अगर ये नॉन रिजिड है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे ये है, अभी हमने आपको बना के दिखाया था CsCl, ये आपका CS होता है, ये Cl, ये Cl, तो कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है इसकी, कहीं से भी जुड़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन रिजिड नेचर। ठीक है, तो हमने बात किया किसकी, आयनिक बॉन्ड की। और आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम आपस में क्या करते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट वन, एक की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए लो, और दूसरे की Ea होनी चाहिए हाई, और लैटिस एनर्जी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। We will discuss about covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लो कि दो एटम होते हैं, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए। जैसे मान लो अगर A है, A अपना इलेक्ट्रॉन B को दे दे, और B भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, A को दे दे, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखिएगा द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन two atoms by the sharing of electrons. The bond is formed between two atoms by the sharing of electrons is called covalent bond. अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्या है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आइए बात करते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स। जैसे
कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, मतलब वो बॉन्ड जो डिफरेंट एटम के बीच बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स, दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो। सेम एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही नहीं कुछ, तो जो क्या होगा आपका जीरो होगा। दैट मीन्स जैसे कार्बन कार्बन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं कि जैसे मान लो अगर आपको कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड क्या है, पोलर है। मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके सारे बॉन्ड पोलर हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो, पोलर हो। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो थोड़ा अपनी बचपन की बातों से बाहर आइए, ये एक फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और दूसरी बात, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे जब डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए आपको आगे तक बना रहना होगा। दूसरी चीज है कि दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर किसी भी सिस्टम में सारे के सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सारे के सारे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये जरूरी नहीं कि वो पोलर ही है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। तीसरी बात जो हम करने जा रहे हैं कि पोलर बॉन्ड, जो ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आर रिजिड एंड डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, अब ये ऐसा नहीं हो सकता भाई कभी कि ये कार्बन हाइड्रोजन यहां हो जाए और ये यहां हो जाए, नहीं, इनका हमेशा शेप और साइज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और इसी वजह से ये आपके स्पेस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अभी आपको सुन के अजीब लग रहा होगा जब हम, लेकिन जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे कि स्पेस आइसोमेरिज्म क्या होता है, और यही एक वजह होती है कि आयनिक कंपाउंड जो है स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो लिखिएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। तो अब एक बात पता चल गई, जब ये फिक्स होगा तो इसकी कुछ सर्टेन ज्योमेट्री होगी जो फिक्स होगी। अब ये ज्योमेट्री क्या होगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट मींस दे हैव द फिक्स सर्टेन ज्योमेट्री। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, देखिए ये एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ए टाइप ऑफ कोवैलेंट। ये क्या होता है, ये एक टाइप का क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आइए बात करते हैं कि जैसे मान लो कि राम और श्याम दो पीपल हैं, दीज आर टू पीपल्स, राम एंड श्याम, इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मान लो राम के पास कुछ 10,000 रुपीज थे, उन्होंने क्या किया, जो बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट था उसमें उस पैसे को डाल दिया, तो वो पैसा भी श्याम का भी नहीं है और राम का भी नहीं, मतलब राम ने वो पैसा कहाँ डाल दिया, शेयर कर दिया। तो जैसे ही एक टाइप का ये क्या होता है, शेयरिंग होता है, वो जाता कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस सेल में। जैसे मान लो ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, बी है इसके पास, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बी के वैलेंस सेल में डालता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी बी का भी नहीं है, ये क्या हुआ एक्चुअली शेयर हुआ है, लेकिन इसको इसकी जरूरत नहीं है। तो आप लिखिएगा क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म when the shared pair of electron is provided by
provided by one of the bonding atoms, one of the bonding atoms। तो क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ए एरो। ठीक है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा या मतलब लोअर क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब एरो का साइन उधर बनता है और ए जो है इलेक्ट्रॉन को देता है, लेकिन ये गलत है। जिसकी जरूरत होगी यहाँ पे मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन है, चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बी को देगा, अगर बी के पास है ए को जरूरत है तो वो ए को देगा, चाहे वो लेस से मोर हो या फिर मोर से लेस हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस कंफ्यूजन में मत रहना, ये बॉन्ड हमेशा लेस टू मोर बनता है, नहीं, ये मोर टू लेस भी बनता है, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बनता है। ठीक है, और दूसरी बात जो इसमें होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना है, जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब तक ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जब बन जाता है तो इसमें क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। तो बनने के बाद दैट मीन्स दैट विल behave like covalent bond, that will behave like covalent bond after formation। मतलब ये बनने के बाद कैसा लगता है? that will behave like covalent bond after formation, मतलब बनने के बाद ये कैसा लगता है? कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। चलिए, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, एक हम जनरल से डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। दैट विल बिहेव लाइक कोवैलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। बनने के पहले ये डिफरेंट है, लेकिन बनने के बाद ये किसके जैसा होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ए सिंगल आयनिक बॉन्ड, a single ionic bond has single ionic bond is weak than a single कोवैलेंट। लगा झटका? लग गया। ए सिंगल आयनिक बॉन्ड इज वीक देन ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन बट क्या द आयनिक कंपाउंड has more melting point and boiling point than covalent compound due to formation of लैटिस। किस वजह से? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, आपके लैटिस बनाते हैं। ए सिंगल आयनिक बॉन्ड इज वीक देन ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल आयनिक बॉन्ड जो होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन बट द आयनिक कंपाउंड हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द कोवैलेंट कंपाउंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। लैटिस बनाने की वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होता है? ज्यादा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल की। करते हैं लुईस
लुईस ऑक्टेट क्या है लुईस ऑक्टेट रूल? इन्होंने बताया कि अगर कोई दो एटम आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वो ऑक्टेट बनाएंगे, या फिर डुप्लेट होंगे। तो डुप्लेट सिर्फ एक ही केस में होता है, वो कौन है? हाइड्रोजन। तो लुईस ऑक्टेट रूल ज्यादा इसमें डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ इतना जानना है कि इन्होंने बताया कि लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule every elements wants to complete its octet ब्रैकेट लिखना डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन and do share or transfer of electron and via a chemical बॉन्ड, मतलब एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये या तो शेयर करेगा या फिर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? लुईस ऑक्टेट रूल। आइए एक दो स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लो वाटर है, वाटर में क्या है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 जा 4 5 एंड 6। और ये है आपका हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन से कर लेगा पेयरिंग, ये बना लेगा डुप्लेट, और ये वाला हाइड्रोजन भी बना लेगा डुप्लेट, और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये बना लेगा अपना ऑक्टेट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको अगर कहीं पे पूछता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आप बनाइएगा। जैसे कोई और एक मॉलिक्यूल अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। जैसे आप बना लेना SO2 O3 ETC। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना लेना, इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो लुईस ऑक्टेट रूल ये हमने आज कंप्लीट किया। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम जाने वाले हैं क्या? जैसे अगर हम आपसे नेक्स्ट टर्न पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है थोड़ा थोड़ा हम बता दें आपको। फॉर्मल चार्ज जो होता है फॉर्मल चार्ज जो होता फॉर्मल चार्ज की बात करें हम अगर, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है जरा देखो, ठीक है। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस 2 इंटू फॉर्मल चार्ज क्या होता है? V माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड। दैट मीन्स देखो V होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, और ये होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। पहली चीज डिफिनीशन बहुत ज्यादा फॉर्मल चार्ज की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम बात करते हैं क्या फॉर्मल चार्ज की? V माइनस 2 इंटू LP माइनस BP। अच्छा अगर हम बात करें ये फॉर्मल चार्ज की बात, अगर किसी एटम के लिए सम ऑफ फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मतलब क्या होता है कि अगर जितने भी एटम है सबका फॉर्मल चार्ज निकाल लें और उसको हम अगर इक्वल कर दें तो सबको ऐड करके इक्वल कर दें, किसके इक्वल हो जाएगा? नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें आपके सामने फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन के लिए, वो है मान लो O3,
O3। देखिए O3 का स्ट्रक्चर बनेगा O डबल बॉन्ड O और ये बनेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? एक, 1 2, इसके पास 2 लोन पेयर। ये मान लो आपका ऑक्सीजन 1 है और ये आपका ऑक्सीजन 2 है, ये आपका ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अगर हम लोन पेयर के थ्रू कैलकुलेट करने जाएं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा जरा देखना, ये हो जाएगा वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितना है इस पे पहले पर 1 1 2, 2 लोन पेयर है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर 1 एंड 2। देखो 2 2 जा 4, 2 6 कितना हो जाएगा 0। अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन O2, मतलब ऑक्सीजन 2 पर अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें क्या होगा 6 माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है और कितने बॉन्ड पेयर 1 2 3। हमने आपको पहले ही बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी लाइक एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कितना हो जाएगी -3। देखिए क्या होगा 3 2 5 6 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इसके बाद आइए जरा देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन O2 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन O3। जो थर्ड नंबर वाला ऑक्सीजन उस पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा 6 माइनस कितने लोन पेयर 1 2 एंड 3 लोन पेयर, क्योंकि शेयरिंग नहीं हुई है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। बॉन्ड पेयर कितना होगा 1, बॉन्ड पेयर कितना होगा 1। सॉल्व करने पर कितना आएगा देखिए -1। और हमने आपको वैसे भी बताया था अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाया जाए तो इस पर एक प्लस आएगा, इस पर एक माइनस आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने दिया है। तो इस पर देखिए फॉर्मल चार्ज पर इस पर कितना है +1 आया और इस पर कितना आया -1। और फॉर्मल चार्ज का सम अगर हम कर दें दैट मीन्स ओजोन में अगर सम ऑफ फॉर्मल चार्ज करें, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना +1 -1 इक्वल टू 0। मतलब नेट चार्ज ओजोन पर कितना है 0। नेट चार्ज ओजोन पर कितना है 0 है। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप CO3 -2 के सभी एटम के लिए स्ट्रक्चर हम आपको बना के दे देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- एंड O-। सभी एटम के लिए आप फॉर्मल चार्ज निकालिएगा, नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है NO2 दैट मीन्स N डबल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O एंड O-। NO2- पर आप सारे एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालिएगा। ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है और इसको हम डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। और आप देखते रहिए चैनल को और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या डाउट्स है। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री चैनल।